हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। मैं राहुल यादव एक बार फिर से जेजेडी क्लासेज के इस डिजिटल मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि जो भी वीडियोज आपने देखे हैं अब तक हमारे चैनल के, शायद आपको अच्छे लगे होंगे। आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। और आप अगर कोई नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक वाला कर दें, लाइक दबा दें, लाइक वाले को प्रेस कर दें और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या कुछ चल रहा है, हम आपके हिसाब से अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, या कहीं कोई कमी रह गई है। ये सब बातें आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। चलिए अब आपके प्रसन्न होने के साथ, ऐसी आशा के साथ, आपके आनंदित होने की आशा के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें वीडियो बिना किसी देरी के। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसमें हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव को पढ़ा, उसके बाद में नेगेटिव को पढ़ा, उसके बाद में इंटेरोगेटिव को पढ़ा। यहाँ देखिए, अफर्मेटिव का मतलब हुआ साधारण, सरल, सकारात्मक वाक्य। अच्छा, उसमें हमने उसके सूत्र को देखा, स्ट्रक्चर को देखा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो भी बचा हुआ है वो उसके आगे। उसके बाद में हमने नेगेटिव को पढ़ा। नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में नो होता है, इंग्लिश में नोट होता है, और हिंदी में न होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसे कहते हैं आप नेगेटिव, और होता है ये नकारात्मक। तो देखिए, न और एन का बोलबाला है, आप इससे सीख सकते हैं। यहाँ नेगेटिव में एन 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 आ रहा है, नेगेटिव में भी एन आ रहा है, यहाँ न आ रहा है। तो मतलब जिस वाक्य में नहीं आता है वो वाक्य नकारात्मक कहलाता है, नकारात्मक होता है, ऐसा ध्यान रखें। चलिए, इसके बाद में हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमने दो प्रकार के सेंटेंस पढ़े। देखो बता देता हूं आपको। इंटेरोगेटिव में कुछ लोग ऐसा पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि भाई इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी पढ़ना चाहिए, और मैंने आपको बताया कुछ अलग। कुछ अलग इसलिए था कि वो कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, कॉलेज के एग्जाम के लिए, सब में वो जरूरी होता है। कौन सा? WH वर्ड वाला। WH वर्ड कह लें, WH फैमिली कह लें। अच्छा, खैर एक दूसरा था, पहला था हेल्पिंग वर्ब वाला, मतलब सहायक क्रिया वाला। सहायक क्रिया से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, हाँ या नहीं में दिया जाता है। मेरे वीडियो में मैंने बहुत क्लियर इसको समझा दिया है, हेल्पिंग वर्ब वाले को। अब WH वर्ड की बात करते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द जो है, हिंदी के वाक्य में कहीं भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखाई देगा और उसका ट्रांसलेट करेंगे तो उस WH वर्ड की इंग्लिश, उसका जो अंग्रेजी मीनिंग होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये जरूरी था, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट किए थे, आपको समझाया था। चलिए अब कुछ उन वाक्यों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि वास्तव में ये सारे के सारे एक ही वीडियो में आ जाएं तो कैसा रहे, आप जल्दी से समझ जाएं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव, इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो, जो भी बचा हुआ है वो उसके बाद में लिखेंगे। इसके बाद में आपने पढ़ा नेगेटिव। यहां एक बात ध्यान रखने की ये है कि हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज। तो डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। दो ही टेंस हैं, दुनिया के दो ही टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, और अगर कभी होता है तो उसके लिए हम एक वीडियो और आपके लिए बनाएंगे। विशेष के लिए होता है, जब होता है तो विशेष के लिए होता है। नेगेटिव में आ जाओ, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है अपने पास डू या डज। इसके बाद में नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे? नोट। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद में होता है अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी है वो लिख देंगे, ऐसा होता है। इसके बाद में देखिए, हम पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या था? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है इस टेंस में? डू या डज,
डू डज का यूज कैसे करें मैंने वीडियो बना दिया है अलग से, उसमें आप देख लें। उसके बाद में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो भी बचा हुआ है वो इसके बाद में आ जाएगा और अंत में रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह वो इसके अंत में रहेगा, सबके अंत में रहेगा। इतना सब हो जाने के बाद तो देखिए इसके बाद में एक और बच गया। मैंने आपको बताया था इसके मैंने 2 पार्ट किए थे। वो पार्ट जो है दूसरा वो क्या है, सबसे पहले लिख देंगे WH वर्ड को। WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में जो ये स्ट्रक्चर हम काम में ले रहे हैं वो ही सेम स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर से WH वर्ड के बारे में फिर से सुन लो। क्या सबसे पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद में ये जो है ऐसे का ऐसा यहाँ रहेगा, मतलब इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा क्या सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कुछ है तो लिख दो, नहीं तो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सब हमने पढ़ लिया था। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन, मतलब हम एक सेंटेंस को सारे स्ट्रक्चर एक सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए कैसे, एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा वाक्य। चलिए इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख देता हूं, ऑब्जेक्ट है भाई और अंत में क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अब एक सेंटेंस लेता हूं मैं, सीमा सीमा फल खाती है, सीमा फल खाती है। आप चाहे स्पोकन इंग्लिश समझ रहे हो, आप चाहे 6वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, आप चाहे 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, आप चाहे BA पढ़ रहे हो, BSc कर रहे हो, जहां कहीं भी आप हैं आपको ये सब पढ़ने की जरूरत होगी। इंग्लिश आप किसी भी प्रकार से सीखेंगे तो ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहे बुक से पढ़ते हैं, आप किसी से पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है, कहीं भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको इनको पढ़ने की जरूरत होगी। देखिए किसी भी वाक्य को, वाक्य कैसा भी हो, अगर उस वाक्य के अंत में आप पहले उसकी पहचान करने के लिए, टेंस की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में ही जाएंगे। तो क्या है यहाँ, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि क्रिया के अंत में जुड़े हों। हिंदी में क्रिया होनी चाहिए, उसके अंत में अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। मतलब समझो, सीमा फल खाती है तो ये खाना क्रिया है, वर्ब है और इसमें जुड़ा हुआ है ती है। नहीं तो जैसे ये हो जाए, वह गीता है, गीता है तो गीता तो नाउन हो गया, नाउन में नहीं बल्कि किसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्रिया में, क्रिया में जुड़ा हुआ होना चाहिए। सीमा फल खाती है, आइए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले पहचान हो गई किसकी, टेंस की। वाक्य के अंत में ती है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी बात, दूसरी पहचान हमें करनी है कि वाक्य कैसा है, वाक्य किस प्रकार का है। तो वाक्य देखिए, इस वाक्य में आपको नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाक्य में इसके शुरू में क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होता तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला होता। इसके बीच में, कर्ता के बाद में कहीं भी आपको कोई प्रश्नवाचक शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये वाक्य साधारण है, सीधा है, सरल है, सकारात्मक है। और सकारात्मक का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लेकर आओ, कौन है, सीमा। सीमा को लिख दो जो का त्यों, ये हो गया सीमा। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस लगाएंगे तो मेन वर्ब क्या है यहाँ, खाना, खाना मतलब ईट। इसमें एस या एस लगाएंगे कब, जब कर्ता एक वचन हो। अगर कर्ता सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे, अगर ये जो कर्ता है सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, एस या एस का अलग से वीडियो बना दिया है, IES वाला अलग से बना दिया है, डू डज वाला अलग से बना दिया है, आपके लिए सुविधाएं हैं। सीमा ईट, अब इसमें एस लगाएं कि एस, ये भी एक प्रश्न बनता है, तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया था एस या एस वाला। इसमें क्या लगाएं, अगर वर्ब के अंत में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, डबल जेड ये दिखाई देते हैं तो आप निसंदेह उसमें एस जोड़ दें, नहीं तो केवल एस। तो ऐसा इसमें नहीं है, एक वचन है और अंत में टी है, जो मैंने बताया एस, डबल एस उनमें से नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपना स्ट्रक्चर कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को लेकर आओ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आप फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट देखने के लिए आप क्रिया से
प्रश्न करो, क्या लगाओ या किसको लगाओ? तो खाती है क्या फल, खाती है क्या फल, तो इसका मतलब फल क्या हो गया? कर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को आपको यहां लिखना है, ये लिख दिया मैंने, फ्रूट। एक खाती है तो फ्रूट हो गया, ज्यादा खाती है तो फ्रूट्स हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इसी वाक्य को हम सारे वाक्य कर रहे हैं ना एक साथ, तो इसी वाक्य को हम नेगेटिव करें तो कैसे हो जाएगा? सीमा फल नहीं खाती है, सीमा फल नहीं खाती है, तो यहां ये नहीं आ गया। अब इसको हल करें तो क्या करें? देखिए यहां सब्जेक्ट यहां आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लाने की आवश्यकता है अपने को, हेल्पिंग वर्ब इसमें लेकर आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सीमा हो गया, उसके बाद में सीमा के अनुसार डू या डज में से कोई एक, डू या डज में से एक लिखेंगे। तो देखिए डू लिखेंगे डज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज का प्रयोग होगा, नहीं तो डू का प्रयोग होगा। तो सीमा एक वचन है तो हम ले आएंगे डज, ये हो गया डज। इसके बाद में वो कहता है नोट, तो नोट को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा का वैसा यहां रख दो, बस इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद में वो कहता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आओ, क्या है अपने पास? ईट। अब देखिए बच गया क्या? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स, फुल स्टॉप। ये लो, ये हो गया आपका नेगेटिव। इसके बाद में आता है अपना इंटेरोगेटिव। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी। और एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर से देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, अब आ जाओ सीधा इंटेरोगेटिव पर। तो देखिए ये जो है इंटेरोगेटिव, ये अपना है, इससे पहले क्या लगाने से बन जाता है? क्या सीमा फल खाती है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया हिंदी में, ये अपना हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, क्या सीमा फल खाती है। तो देखो ये क्या आ गया शुरू में, तो इसके उत्तर तो यस या नो में दिए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, डू या डज में से एक, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपने पास? सीमा, एक वचन है, एक वचन के साथ प्रयोग होगा डज। डी को कैपिटल लिख देंगे, डज। इसके बाद में वो कहता है सब्जेक्ट को लेकर आओ, सब्जेक्ट कौन है? सीमा, ये लो, डज सीमा। इसके बाद में है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है? ईट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स। इसके बाद में है क्या? जो भी है वो, इसके बाद में कुछ भी नहीं है तो आप सीधा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह को ले आओ। अब बच गया अपने पास क्या वाला हो गया? इंटेरोगेटिव में दो पढ़ रहे थे, WH वर्ड वाला आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें प्रश्न क्या करें, प्रश्न बनाना भी सीखना आपको जरूरी है। सीमा फल खाती है, सीमा फल खाती है, तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं? फल कौन खाती है? सीमा क्या खाती है? हाँ, और भी कोई ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। सीमा क्या खाती है, ये है मेरा प्रश्न, और ये सीखना आपको जरूरी है, ये सीखना आपको बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जब आप ऐसे हल करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या फिर आपके जो स्कूली शिक्षा है वहां भी ऐसा होता है। सीमा क्या खाती है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप WH वर्ड को रख दें, WH वर्ड, और उसके बाद में ये जो है वो सेम रहेगा। तो देखिए WH वर्ड, प्रश्न आपका जो ट्रांसलेट है, हिंदी का जो वाक्य है उसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, उस शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, यानी उसका जो अंग्रेजी मीनिंग है उसको आप शुरुआत में रख दीजिए। ये W कैपिटल हो गया वोट, वोट यानी क्या? वोट यानी क्या? अब देखिए इसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता कौन है? सीमा, सीमा के अनुसार लिखेंगे डज, वोट डज, ये हो गया। इसके बाद में क्या है अपने पास? वोट डज। अब लिखे किसको? सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट कौन है? सीमा, वोट डज सीमा। इसके बाद में है वो कहता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें खाना हो जाएगा ईट। और अब देखो वाक्य में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा आपको समझना जरूरी है। वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं समझने के लिए। मैंने आपको इतना समझा दिया है, इतना समझाने का मतलब ये हुआ अब हमने सारे स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ लिए हैं।
अलग अलग के मैंने अलग अलग वीडियोज बना रखे हैं, उनको आप समझ ले, देख लें। और इस बार मैंने सारे के सारे एक साथ समझा दिए हैं। अब बच गया क्या, देखिए वो जो पढ़ाते हैं उसके बारे में बता देता हूं आपको मैं। वो बताते हैं और उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। खास मायने नहीं रखता है, खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें नोट का यूज होता है और बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा आता नहीं है। जब आप ट्रांसलेट करते हैं इनमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में सेंटेंसेस बता दिए हैं, पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आपके लिए एक बात बताऊं आपको, मधु और कनिका, मधु और कनिका संस्कृत लिखती हैं। मधु और कनिका, मधु एंड कनिका, ये है सब्जेक्ट। पहले ही बता देता हूं, वाक्य में जिसके बारे में चर्चा हो, मेरा जो सब्जेक्ट पर्सन वाला जो वीडियो है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो वीडियो है, उनको देख लेना, इनके बारे में और विस्तार से समझ में आ जाएगा। ये यहां करता है। तो चलिए, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं। मधु और कनिका संस्कृत लिखती हैं, आपको ट्रांसलेट करना है। फिर मधु और कनिका संस्कृत नहीं पढ़ती हैं, आपको ट्रांसलेट करना है। क्या मधु और कनिका संस्कृत लिखती हैं, पढ़ना नहीं लिखना, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला प्रश्न होगा, मधु और कनिका क्या लिखती हैं, मतलब इसका ये हो गया, चारों प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां पढ़ लेंगे। तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और ये ट्रांसलेट करके मुझे बताएं, जब कभी भी आप वीडियो को देखें, कि आप कितना क्या कुछ कर सकते हैं। अगर कहीं गलत होगा तो हम आपको बताएंगे। और अब देखिए, मेरे हिसाब से शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ समझा होगा, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जल्दी ही मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।